बात होगी हौसले की, नई संभावनाओं की, विकास के यज्ञ की, मां भारती की सेवा की और न्यू इंडिया के सपने की। ये सपने बहुत हद तक जुड़े हुए हैं $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य से। भारतीय अर्थव्यवस्था संकट में है और ये संकट अभी टलने वाला नहीं है। जाने माने अर्थशास्त्रियों ने ऐसे संकेत दे दिए हैं। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन और नोबेल विजेता अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी तक भारतीय अर्थव्यवस्था पर चिंता जता चुके हैं। अभिजीत बनर्जी ने हाल ही में कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था डगमगाती स्थिति में है, जो जल्द पटरी पर आती नजर नहीं आती। The economy is doing very badly, in my view. One of the numbers that just came out is the National Sample Survey, which comes out every 1.5 years or so, and it gives you the average consumption in urban and rural areas in India. And the fact that we see in that is that between 2014-15 and 2017-18, that number has slightly gone down. हालांकि भारत के साथ ही पूरा विश्व मंदी के दौर से गुजर रहा है, लेकिन भारत में मौजूदा मंदी के लिए केंद्र सरकार की नीतियां और कमजोर लिक्विडिटी को माना जा रहा है। आर्थिक विशेषज्ञों के मुताबिक 3 साल के बाद भी नोटबंदी का नकारात्मक प्रभाव अभी कम नहीं हुआ है। उनका मानना है कि देश के सभी ट्रेड बाजार मंदी की चपेट में हैं। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि व्यापारी और उपभोक्ता नोटबंदी, जीएसटी के बाद बाजार में व्याप्त आर्थिक अनिश्चितता से भयभीत है। सरकार की नीतियों से भयभीत व्यापारी लिक्विडिटी को बाहर नहीं आने दे रहे। भारत में एकाएक लोगों की परचेसिंग पावर घट रही है। इसके चलते उद्योगों का पहिया थम रहा है। कंपनियों ने लागत घटाने के लिए छंटनी का सहारा लेना शुरू कर दिया है। बहुत सरल सी बात है, मैं आपको बता देता हूं। अगर आप हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को तेजी से आगे ले जाना चाहते हो, एक ही रास्ता है। हिंदुस्तान के गरीब लोगों के जेब में, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो बेरोजगार युवा हो, उसके जेब में आपको पैसा डालना ही पड़ेगा। देश में आर्थिक ग्रोथ तिमाही दर तिमाही सुस्त पड़ती नजर आ रही है। ऑटो इंडस्ट्री में लगातार 9 महीने से बिक्री में गिरावट दर्ज हो रही है। जुलाई में कार और बाइक की बिक्री में 31% की गिरावट आई है। इसके चलते ऑटो सेक्टर से जुड़े 3.5 लाख से ज्यादा कर्मचारियों की नौकरी चली गई। इतना ही नहीं, करीब 10 लाख लोगों की नौकरियां खतरे में हैं। खेती के बाद सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार देने वाले कपड़ा उद्योग की भी हालत खराब है। Signals that we are in the midst of a prolonged slowdown. India has the potential to grow at a much faster rate, but all-round mismanagement by the Modi government has resulted in this slowdown. आजादी के बाद से भारत को प्रमुख रूप से 2 बार आर्थिक मंदी से झटका लगा है। ये साल थे साल 1991 और साल 2008। 1991 में आई आर्थिक मंदी के पीछे आंतरिक कारण थे, लेकिन 2008 में वैश्विक मंदी के चलते भारत की अर्थव्यवस्था पर आंच आई थी। इस बार भारतीय अर्थव्यवस्था के पीछे आर्थिक अनिश्चितता का माहौल है और वैश्विक मंदी दोनों को माना जा रहा है। इसके लिए केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा कई घोषणाएं और नवाचार किए गए। स्टार्टअप एंजल टैक्स को खत्म करने के साथ ही कॉर्पोरेट इनकम टैक्स में छूट, बैंकों के विलय, सीएसआर के लिए बने दंडनीय कानून को हटाने का फैसला लिया। हालांकि इन राहतों को आर्थिक विशेषज्ञ बहुत ज्यादा बेहतर नहीं बता रहे। देश की अर्थव्यवस्था पर सवाल खड़े करने वाले पूर्व पीएम मनमोहन सिंह और पूर्व गवर्नर पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन के कार्यकाल में देश के सरकारी बैंकों ने अपना सबसे बदतर दौर देखा है। The impact of India's growth is much better than even that is shown of China's. I'm not doing the comparison. The figures which have been given by them, the charts which have been given them, I'll share it with you. भारतीय बाजारों को इंतजार है कि उनकी रौनक लौटेगी, लेकिन बाजार की अर्थव्यवस्था का गणित इस बार चारों खाने चित है। सरकार नित नए फैसले ले रही है, लेकिन अभी देश की अर्थव्यवस्था को सही दिशा देना बड़ी चुनौती भरा नजर आ रहा है।
स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे भारत की अर्थव्यवस्था की। अर्थव्यवस्था एक बड़ा मुद्दा रहा है हमेशा से, बात आज की नहीं है। कभी भी आप देख लीजिए, राजनीतिक दलों के लिए एक चुनावी मुद्दा हो या फिर सियासी मुद्दा हो या जनता की चर्चा का विषय रहो, अर्थव्यवस्था हमेशा रही है। अगर बदहाल स्थिति है तो भी है और खुशहाल है तो भी है। लोग चर्चा करते हैं कि मेरे पास में ऑप्शंस बहुत है खरीदारी के, अपने शौक पूरा करने के, लेकिन बदहाली होती है तो ताका जाके भी चलती है कि मजा नहीं आ रहा। ये एक बड़ा मुद्दा है हम सामाजिक परिप्रेक्ष्य में अगर इसको समझें तो। लेकिन आज हमारे साथ हमारे मेहमान जुटे हुए हैं जो चर्चा करेंगे। और अर्थव्यवस्था को लेकर पिछले अगर बात करें 1 महीने से तो काफी चर्चाएं हैं। कोई किसी को दोषी ठहरा रहा है, कोई किसी को दोषी ठहरा रहा है, लेकिन इस हालात से निपटेंगे कैसे, ये कोई सोल्यूशन नहीं बता रहा। अगर कोई बता रहा है तो उसकी सोच पे सवाल उठाए जाते हैं। तो यही आज का मुद्दा है। मेरे साथ इस वक्त अजय घिया साहब है जो अर्थव्यवस्था को बहुत नजदीक से देख रहे हैं। सुरेश गर्ग साहब हैं, पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट है, भाजपा नेता हैं। भंवर सिंह शेखावत जी सीपीएम नेता हैं हमारे साथ। सभी का स्वागत है। मैं अजय जी आपके पास आना चाहूंगा। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम दुनिया में तरक्की का रास्ता वाया अर्थव्यवस्था देख रहे हैं। और देखिए जीडीपी एक मायने रखती है, लेकिन कई बार यह भी देखा जाता है कि जीडीपी बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन उस देश में खुशहाली है, वो 4 चांद लगे हुए नजरिए की तरह से दिखती है। बात ठीक है कि जीडीपी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में आपके इकोनॉमी को लेकर के एक रिफ्लेक्ट करती है आपकी व्यवस्था को, आपके डिफरेंट जो पैरामीटर्स है उनकी सिचुएशन को तय करते हैं। बट ये तय जरूरी नहीं है कि बिल्कुल आपकी जीडीपी 10 के आसपास है लेकिन हर आदमी बिल्कुल खुशी हो, सुखी हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं इसी परिप्रेक्ष्य में पढ़ रहा था कि जब अंग्रेज हिंदुस्तान में आए थे तो उस दौरान केवल यूं नहीं था, उसका एक मकसद था आने का। उस वक्त दुनिया की अर्थव्यवस्था में ना तो उस समय समाचार पत्र थे, ना आपका सोशल मीडिया था, ना आपका गूगल मैप था, लेकिन खोज करके आए और सोन चिड़िया जो नाम पड़ा वो महज संयोग नहीं था, वास्तव में स्थितियां ऐसी ही थी। और व्यापार करने के लिए यहां पे लोग पहुंचते थे। दुनिया के नजरिए में, दुनिया के पैरामीटर में जो अर्थ को समझते थे, व्यापार को समझते थे, हिंदुस्तान उनकी जुबान पे जरूर होता था। और यही वजह थी कि अंग्रेज, पुर्तगाली हमारे यहां पे आए या आक्रांता भी जितने, चाहे वो मुगल हों या फिर दूसरे लोग हों, एक बड़ी वजह है कि हिंदुस्तान हमेशा संपन्न रहा। लेकिन आज हमारी स्थितियां ये हो रही है कि हमारे अर्थव्यवस्था पे आधुनिक काल में, लोकतंत्र में, आजादी के बाद अगर हमारा बहस का मुद्दा है तो मुझे लगता है कि हमने लोकतंत्र में हमारी अर्थव्यवस्था को हम संभाल ही नहीं पाए। जी, आपसे जानना चाहूंगा कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्यों ऐसे हालात हैं हमारे यहां। देखिए क्या है कि अर्थव्यवस्था एक ऐसी बिंदु है जिस पर जितना डिस्कशन करें सबका अलग अलग मीनिंग निकलता है। जी, किसी के लिए अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी है, किसी के लिए बहुत खराब है। अगर हम वर्तमान परिदृश्य में देखें तो अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर है उसके लिए अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है। 1-2 सेक्टर जैसे ऑटो सेक्टर या आप एफएमसीजी सेक्टर को छोड़ दें, उनके अलावा अगर आप देखेंगे कंपनीज की ग्रोथ रेट बढ़ती जा रही है। बैंकिंग सेक्टर में आप देखेंगे कि आप बैंक घोटालों की बात करते हैं या लोन्स की कमी की बात करते हैं, लेकिन अगर बैंक के रिजल्ट्स को देखेंगे, चाहे क्वार्टरली देखें चाहे हाफ ईयरली रिजल्ट देखें, उनमें उनका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता जा रहा है। आप कंपनीज के रिजल्ट्स को देखें, अभी लास्ट जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, आपने चाहे रिलायंस के रिजल्ट्स देखे हो या और कंपनियों के रिजल्ट्स देखे हो, उन सब में अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट में ग्रोथ आती जा रही है। तो फर्क क्या है? अपन जब बात करते हैं कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था वर्तमान में बहुत सुस्त होती जा रही है, घटती जा रही है, IMF कहता है कि 6% या 6% से कम हो जाएगी, लेकिन फर्क क्या आ रहा है? फर्क यह आ रहा है कि हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ बदल रहे हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर कभी भी जीडीपी का पार्ट नहीं रहा। जीडीपी का पार्ट हमेशा से ऑर्गेनाइज सेक्टर रहा है। और ऑर्गेनाइज सेक्टर में यह दिक्कत रहती थी कि जो नंबर्स कैलकुलेशंस होते थे वो उनके रिजल्ट से, कंपनियों के रिजल्ट से आते थे। पिछले 5 साल से, जब से पर्टिकुलरली अगर हम मोदी सरकार की बात करें, पिछले 5 साल से एक देश में एक अभियान चला है जिसमें यह हुआ है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर का बिजनेस धीरे धीरे घटता जा रहा है। टैक्स टाइटनिंग होती जा रही है, कॉर्पोरेट लॉस की टाइटनिंग होती जा रही है,
एक नंबर का व्यापार धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर था उसमें व्यापार कम होता जा रहा है। जीएसटी एक गेम चेंजर माना गया, लेकिन गेम चेंजर किसके लिए? अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए नहीं, ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए, क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर टैक्स आर्बिट्रेज के कारण सर्वाइव करता था। पहले होता क्या था, कंपनी क्योंकि ऑर्गेनाइज सेक्टर में टैक्स पे करती थी, उनको जीएसटी की जगह पहले वैट, उनको एक्साइज, उनको ऑक्ट्रॉय, उनको अलग अलग स्टेट में डेवलपमेंट टैक्स, अदर टैक्सेस देने पड़ते थे और वो हर स्टेट का लॉ अलग था, उनकी कॉम्प्लायंसेज अलग थी और उसकी रेट परसेंटेज अलग थी। उस वजह से वो कंपीट नहीं कर पाते थे और अनऑर्गेनाइज सेक्टर या जिसे हम स्मॉल और मीडियम स्केल सेक्टर कहते हैं वो सर्वाइव कर रहा था और हर आदमी बिजनेस कर रहा था। भारत की अगर अपन बात करते हैं तो भारत में व्यापार उनकी नेचर में है। आदमी जो है वो, आप अगर हम देखते हैं, आप यूरोप की बात करते हैं या अमेरिका की बात करते हैं तो वहां पर और इंडिया में फर्क क्या है? इंडिया में हर आदमी के घर के नीचे दुकान है। इंडिया में अगर नौकरी नहीं मिलती, क्योंकि नौकरी हमारे यहाँ बड़ी लिमिटेड है, तो नौकरी नहीं मिलती तो हर आदमी एक छोटा सा बिजनेस, सर्विस सेक्टर का बिजनेस या दुकान खोल के अपना जीवन यापन करता है। ये सारी चीजें जीएसटी आने के बाद इसमें एक रेवोल्यूशन आई है, इसमें एक चेंज आया है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ऑर्गेनाइज सेक्टर से बड़ा कंपटीशन का सामना करना पड़ा। उसका एक रिजल्ट यह है कि आप दोष देते हैं ई कॉमर्स कंपनीज को। ई कॉमर्स कंपनीज जैसे अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है, इन सब की हम बात करते हैं, इनकी दिवाली सेल आ रही है, बम्पर सेल आ रही है और अब हम इनकी ग्रॉस वैल्यू जो कैलकुलेशन करते हैं तो अभी हमने पाया कि 12,000 करोड़ का एक 3 दिन में बिजनेस कर लिया। दूसरी सेल लगाई तो एक दिन में उनका 5,000 करोड़ का बिजनेस हो गया। वो माल भी तो जा रहा है। नई भारत एक युवा देश है, आपको यह भी समझना पड़ेगा। युवा टेक्नोलॉजी को बहुत जल्दी अडेप्ट कर तो यहां मान सकते हैं हम, हमारा जो ट्रेड ट्रैक है हम उसको बदल नहीं पाए यूथ की सोच के अनुसार, ये कहा जा सकता है? नहीं, हम ये कह रहे हैं कि हमको चेंज होना पड़ेगा, व्यापारी को चेंज होना पड़ेगा, व्यापार को चेंज होना पड़ेगा। आप ये समझ रहे हैं कि जो रिटेल डिमांड जो इस तरह से जो रिटेल दुकानदार है हाँ। उसके पास मंदी है, लेकिन जो कंज्यूमर है वो खरीदारी उसकी कम नहीं हो रही है, उसकी खरीदारी के द्वार खुल गए हैं। पहले हम होता था, ऑप्शंस बहुत है। पहले हम होता था मोहल्ले में जो दुकान है किराने की या कपड़े की या उसी से माल खरीदते थे, या हमारे शहर में जो दुकान है। मैं जयपुर का वासी हूं, मैं जयपुर का जो बढ़िया से बढ़िया शोरूम या बढ़िया से बढ़िया बाजार होता था वहां से शॉपिंग करता था। आज मेरे लिए पूरा इंडिया एक बाजार हो चुका है, मैं कहीं से भी माल खरीद सकता हूं। मैं वापस आपके पास में लौटूंगा, मैं सुरेश गर्ग साहब के पास में जाना चाहूंगा। सुरेश जी, एक बड़ी बात यह निकल के आ रही है कि आज भी अर्थव्यवस्था में, मैंने जैसे पहले भी कहा कि हमारे यहां एक बड़ी प्रॉब्लम है। ऑपरेशन हर कोई करना चाहता है, कॉपरेशन बहुत लोग बहुत कम करते हैं, मार्जिन बहुत कम है कि हाँ इतने लोग कॉपरेट कर रहे हैं। ऑपरेशन कोई भी करेगा, मैं भी करूंगा कि इकोनॉमी का बाजा बजा पड़ा है, मार्केट सूना है, बनावटी खबरें छप रही हैं, सारी बातें होंगी, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है? अभी निर्मला जी जब यूएस टूर पे थी, उन्होंने कहा कि बैंकों की बदहाली के लिए मनमोहन सिंह और रघुराम राजन जिम्मेदार हैं। इसका कोई लॉजिक है? नहीं, बिल्कुल सही बात है। हाँ, कैसे आप अगर आप देखेंगे 2014 के पहले अगर कोई एडवांसेज होता था तो वो बिल्कुल वाइबल नहीं होता था, उसको भी लोन दिया जाता था। आपने देखा होगा कि मैं बैंकों से भी डील करता हूं, तो बैंक के चेयरमैन या बैंक का एमडी या जीएम ये बोलता है कि जब से मोदी गवर्नमेंट आई है हमारे पास में सेंट्रल गवर्नमेंट से कभी भी फोन नहीं आया कि फलाने आदमी को फंडिंग करनी। पहले होता क्या था कि 2014 से पहले ये होता था कि कंपनी एग्जिट है या नहीं है, लेकिन उस पर्टिकुलर आदमी को फंडिंग करनी है तो वो होनी है। तो इस वजह से 2014 के पहले जितने भी लोन दिए उसमें मैक्सिमम लोग एनपीए हुए और उन एनपीए होने की वजह से ये जो देश में जो क्राइसिस आ रही है और एनपीए बढ़े हैं वो उसी का रीजन है। एक छोटा सा सवाल है सर आपसे। हाँ जी। पता नहीं कि और लोग पूछ पाते हैं कि नहीं पूछ पाते। आपने एक बात कही कि बैंकर से कहते हैं कि हमारे पास कभी कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फोन नहीं आता। छोटे से मैं आपको फ्लैशबैक में लेके जाना चाहूंगा। याद करिएगा कि फरवरी 2015 एसबीआई ने 3,000 करोड़ का माइनिंग लोन दिया मिस्टर अडानी को। फाइल थी उनकी 2012 दिसंबर से।
लोन पास नहीं हो पा रहा था उनका। अचानक ऐसा क्या आया था कि फरवरी 15 में उनको 3000 करोड़ रुपए ऑस्ट्रेलिया माइनिंग के लिए ऑस्ट्रेलिया ने मना कर दिया था कि हम नहीं देंगे अडानी को लोन। तो ये देखिए, मैं कह रहा हूं कि ये बिल्कुल आपस में दावा मत करिए कि बिल्कुल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चेयरमैन को साथ ले गए मोदी जी। मैं ये कह रहा हूँ एसबीआई के चेयरमैन को साथ में ले गए थे, वहीं लोन सैंक्शन करा 2014 के बाद में जितने भी लोन दिए उनमें एनपीए के रेशियो देख लीजिए, और 2014 के पहले के जो लोन दिए उनके एनपीए के रेशियो देख लीजिए। आप देखेंगे कि 2014 के पहले जितने भी लोन दिए उनमें मैक्सिमम लोन एनपीए है, क्योंकि उनकी वायबिलिटी नहीं है, उनके पास सिक्योरिटी का अभाव है, और उनका जो एनालिसिस किया हुआ है वो एनालिसिस इतना प्रॉपर ढंग नहीं है कि वो एनपीए हुए। और आज मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, मैं सहमत हूं आपकी बात से, मैं आपकी बात से सहमत हूं, मैं इसे खारिज नहीं कर रहा। मैं तो एक बात जानना चाहता हूं कि पब्लिक हमारी, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ का सिस्टम, सब कुछ स्थायी है। सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो लिखा हुआ है 3 वर्ड्स का, वो भी स्थायी है। चेहरे बदलते हैं हमारे यहां पे, तो 5 साल बाद में कौन आएगा, कौन बैठेगा, कल का भी पता नहीं है अभी किसी को कि कल कौन प्रधानमंत्री होगा, कल नहीं होगा, क्योंकि आज प्रेजेंट में हम जी रहे हैं। अगर कोई भी व्यक्ति, अगर किसी ने बैंक किसको दिया, बैंक, हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारे बैंकर्स ये सोच के देते होंगे पैसा कि किसी, आज मैं अगर कोई गाड़ी लेता हूं, मेरी स्थिति देख करके गाड़ी पे लोन तभी मुझे मिलता है, ऐसे ही बड़े लोन भी कॉर्पोरेट सेक्टर में तभी मिलते हैं। तो केवल हम ये दोषी क्यों ठहरा रहे हैं किसी को कि उनकी वजह से ऐसा हुआ था, हमारी वजह से ऐसा नहीं। सुनो सर, दूसरी बात, अगर ऐसा डाउट है, पूर्ववर्ती सरकार के प्रेशर्स ने, अगर बैंकर्स ने लोन दिया किसी भी वजह से, चाहे वो विजय माल्या हो या मिस्टर नीरव मोदी हो, जो भी हो, XYZ, अगर उनको किसी प्रेशर में दिया, इसका मतलब वो देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं वो लोग, जो अपनी जेहन में इस बात को दबा के बैठे हैं कि हमने इस प्रेशर में लोन दिया था और ये व्यक्ति लोन नहीं चुका सकता, उसको भागने कैसे दिया, उसके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए थी तुरंत। तो मैं यही तो कह रहा हूं ना, नीरव मोदी जी, आज नीरव मोदी है, नीरव मोदी को आज लंदन की कोर्ट ने जमानत नहीं मिल रही है। मेहुल चौकसी है, वो किसी कंट्री में जाके बैठ रहा है, उसका राष्ट्रपति बोल रहा है कि नहीं जी ये गलत, यहाँ की नागरिकता लिए, हम इसको इंडिया वापस करेंगे। तो ये मोदी जी का विजन है, मोदी जी का विश्व के अंदर एक परचम है कि वो उनकी वजह से वो लोग वहां से, आज विजय माल्या कह रहे हैं कि सब मैं वापस पैसा चुकाने को तैयार हूं। तो ये मोदी जी का प्रेशर है, बहुत अच्छी बात है, खत्म किया। मैं कह रहा हूं अच्छी बात है, होना चाहिए, ये डर होना चाहिए, लेकिन आप ये ठप्पा क्यों लगाते हो कि पूर्ववर्ती सरकार की वजह से? इसका मतलब पूर्ववर्ती सरकार ने बिना सोचे समझे, बिना देखे, बिना असेट लोन दिया गया। बिल्कुल सही बात है, डाले अंदर, हाँ डाल रहे हैं ना। किसको डाला? क्या बात कर रहे हो? चिदम्बरम डाला, देखो चिदम्बरम, नहीं सॉरी साहब, चिदम्बरम को लोन बैंक करप्सी के अंदर जो भी है, जिन्होंने भी बिल्कुल डिफॉल्ट किए हैं उनको गिरफ्तार मैं अच्छी बात है, वो चाहे पी चिदम्बरम हो। देखिए सर, हमारे क्या है, शाहरुख खान को सेविंग क्रीम बेचता है, बच्चे फॉलो करते हैं कि अच्छा स्टार है, सेविंग क्रीम ये काम लेता, मैं भी यही लूंगा। बड़े अगर लोग जेल जाते हैं तो नीचे वाले फॉलो करते हैं कि उसके जूत पड़े, मेरे भी पड़ेंगे अगर कल मैं गलत काम करूंगा। समझिए, वो एडवर्टाइजमेंट समझिए एक तरह से करप्शन के खिलाफ। आप डालिए जेल किसी में भी, लेकिन मैं बात बैंक करप्सी की कर रहा हूं यार। तो एक उदाहरण बता दीजिए मुझे, इस व्यक्ति को बैंक करप्सी में हमने जेल डाला, घोटाला हुआ है, उसके अंदर HDIL का जो आदमी है वो गिरफ्तार है, आपका आदर्श कोऑपरेटिव का घोटाला हुआ वो गिरफ्तार है। फाइनेंस घोटाले तो है, फाइनेंशियल क्राइम। मैं एक निवेदन करता हूँ, फाइनेंशियल क्राइम है सर, ये बड़ा दुर्भाग्य है देश का। और हमारा एक बात सुने सही साहब, इस देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, आप 2 लोग मेरे साथ बैठे, ये मेरा सौभाग्य, जो कोऑपरेटिव सेक्टर और बैंकों में फ्रॉड कैसे हो रहे, जिसको बहुत अच्छे से समझते हो आप लोग। ये दुर्भाग्य इस देश का है। आप कह रहे हैं कोऑपरेटिव ने फलाने मोदी को, सर सुनिए कि नवजीवन में हमने बंद कर दिया, आदर्श में हमने बंद कर दिया, और किसी को सरकार ने किया है। सर सुनिए, नहीं किसी ने भी किया नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी उनके खिलाफ जो नीरव मोदी पे सेक्शन लगे, वीरेंद्र मोदी पे लगे हैं, अच्छी बात है। मैं तो सर ये कह रहा हूं कि ये अचानक ग्राहकों की वजह से जब पैसे डूब रहे हैं, उनको रिटर्न नहीं मिल रहा, वो पोल तब खुल रही है। गवर्नमेंट का तो फेलियर है सर, आप इसमें डिंगे रख रहे हैं कि उनको आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, करप्ट हो रहा है। कहना चाहूंगा, आइडेंटिफाई हुए हैं जो भी बताइए हम सब। एक चीज मानिए, और बैंक ने
तो घोटाला किया, हाँ आदमी ने घोटाला किया, लेकिन मजे की बात है कि ना तो बैंक का कोई चेयरमैन, ना बैंक का कोई डायरेक्टर, ना कोई बैंक का मैनेजर, ना रेगुलेटर एजेंसी जो कि आरबीआई है, उनका जो बैंक को हुआ है, आप ऐसे नहीं कह सकते बैंक को महाराष्ट्र के एमडी आपने उनके सॉल्यूशन के लिए चंदा कोचर ने वीडियोकॉन के अंदर फंडिंग के अंदर मिस कैलकुलेशन किए, तो चंदा कोचर को वहां से रिजाइन करना पड़ा है। रिजाइन करना जो एमडी है वो गिरफ्तार हुआ है। मैं ऐसे कैसे कर सकते हैं? नहीं सजा। बहुत बढ़िया बात है, मैं सैल्यूट करता हूं आपके एक्शन को, लेकिन सर मैं एक बात जानता हूं, हमारे यहाँ पे आज भी रिकवरी क्या है? रिकवरी पिछले वो क्या है? पैसा क्या मिल रहा है? डूब गया उसको। 6 लाख करोड़ रुपए की रिकवरी हुई है और 12,000 करोड़ डूबत हो गया। 2014 के पहले जो मतलब 18,000 करोड़ में से 6,000 करोड़ रिकवरी हुई और 12,014 के पहले 12,000 के पहले कोई लोन हो एनपीओ हो तो वो बताइए ना। 12,000 करोड़ जिसके माफ किए, गलत बरार देके लोन दिए हैं, 12,000 करोड़ जिसके माफ किए, वो इंटरेस्ट आज भी बढ़िया गाड़ी में घूम रहा है। बैंकों की बैलेंस शीट उठा के देखिए ना, बैंकों की प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ मैं जाती तो है? मैं मोदी जी के सपनों की उड़ान को देखना चाहता हूं, हमें कोऑपरेट करना चाहिए, लेकिन बात वर्तमान की करें। हम चाहे कितने भी बातें करते हो, ऐसा क्या हो रहा है कि देखिए 70,000 करोड़ रुपए, ये चर्चा थी कि भाई बैंकों में लिक्विडिटी का अभाव है, चर्चा थी अक्सर। 70,000 करोड़ रुपए आपने आरबीआई 1,76,000 वो तो विड्रॉ के बैंकों को 70,000 करोड़ दिया आप लोगों ने। 70,000 करोड़ बैंकों, ओनली बैंक्स को आपने दिया। 1,76,000 करोड़ रुपए तो आपने विड्रॉ किया आरबीआई से। जो संजीवनी बूटी थी, अब उससे भी पता नहीं जिंदा हो गया कि नहीं हो गया हमारी व्यवस्था, आई डोंट नो। लेकिन हमारे यहां अभी भी मार्केट के अंदर केवल देखिए साहब, खबरों से कुछ नहीं होता है। मैं मार्केट घुमाऊं, खुद घुमाऊं अच्छे से, और मेरा आप यकीन करिए बात वही बोलता हूं जो आंख से देख के आता हूं और कानों से सुनता हूं। स्थिति अभी मार्केट में वास्तव में जो उत्साह होना चाहिए, बहुत बढ़िया बात है। आपने दिवाली से पहले आपने डीए बढ़ाया केंद्र सरकार में, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कहा यह जाता है कि हाथ में पैसा आता है तो बाजार में भी जाता है। वो हमारा एक इकोनॉमिक्स का एक ये मेथड है, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने भी और स्टेट्स में भी बढ़ाया, लेकिन वो स्थिति बाजार में नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही, ये एक बड़ी देखने वाली बात रही। पूरा त्योहार यूं जा रहा है और जो स्थितियां आनी चाहिए, मैं गर्ग साहब से और भंवर सिंह जी से जानूंगा इसकी आखिर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर, बात कर रहे हैं हम अर्थव्यवस्था को लेकर। त्योहारी सीजन, अर्थव्यवस्था, यह कहा जाता है कि अर्थव्यवस्था आज भी 90% देशों के अंदर थोड़ी सी ढुलमुल हो रही है। वजह हो सकता है अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य इसमें रहो, जिससे भारत भी अछूता नहीं है, लेकिन हर जगह एक व्यापारी को उम्मीद होती है कि मेरा ये टाइम इतने % अगर सेल होगी, मेरा इतना रिटर्न होगा तो मैं एक साल निकाल सकता हूं। व्यापारियों से जैसे हमारी बात होती है, उनका साफ कहना है कि ये त्योहारी सीजन, खासकर दीपावली उससे क्रिसमस तक, क्रिसमस इस वजह से कि दीपावली के बाद में हमारे यहां सावे शुरू होते हैं और ज्यादातर लोग दीपावली के बाद में जो सावे होते हैं दिसंबर तक, उसमें मैरिज वगैरह करते हैं, किसी के गृह प्रवेश होता है, कोई टूर प्लान करता है, तो उससे क्या होता है कि मार्केट में पैसा आता है। तो व्यापारी को लगता है कि मेरा ये जो पीरियड है ये शायद खुशहाल होना चाहिए। अगर ये पीरियड भी अगर उसका डाउन चला जाता है तो बड़ा मुश्किल होगा। ये एक चर्चा है व्यापारियों के बीच में, तो सभी निगाहें इसी पे टिकी है कि आखिर ये टाइम कैसे निकलेगा। मैं भंवर सिंह हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। भंवर सिंह जी, देखिए अर्थव्यवस्था केवल हिंदुस्तान का विषय नहीं है, लेकिन हमारे यहां पे जो डिफरेंट मैं देख रहा हूं, वह नजरिया देख रहा हूं कि हमारे हर चीज में सॉल्यूशन की बजाय हम सियासी डंक घुसाते हैं उसके अंदर। बेवजह की चर्चाएं भी हमारे यहां पे होती हैं जो मुझे लगता है कि कहीं को जायज नहीं ठहराया जा सकता। हम हमारी अगर अर्थव्यवस्था से लड़ रहे हैं, अगर कहीं को सिस्टम में फेलियर आ रहा है या हम परेशान हो रहे हैं, तो उसका ढिंडोरा पीटने की बजाय हमें यह देखना चाहिए कि अब होगा क्या। अगर किसी के घर में 1 लाख का खर्चा 50,000 रुपए है, वो उसको 50,000 रुपए जुटाने की कोशिश करता है, वो ये नहीं कहता है कि हाय तोबा मचाता है कि हाय राम 50,000 रुपए ही नहीं है। हमारे यहां स्थितियां थोड़ी बदल रही हैं। हम केवल सिंपैथी गेन करने के लिए या वोटर को लुभाने के लिए या चर्चाओं में बने रहने के लिए, कोई तो ऐसी वजह है कि जिसको वास्तव में इस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है उसके प्रति कोई ध्यान नहीं दे रहा, सिवाय एक बयानबाजी के। तो मुझे लगता है कि बयानबाजी से बच करके अब वास्तव में सॉल्यूशन का वक्त है, इस पे ध्यान देना चाहिए। अगर त्योहार भी यूं जाते रहे और
स्थितियां यूं ही बनी रही तो मेरा मानना है कि बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा भारत की अर्थव्यवस्था को। देखिए, जो आप बात कर रहे हैं ना, ये बहुत ही बड़ी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं। आज जो पूरी दुनिया है ना, वो 2.6% की ग्रोथ के साथ आगे बढ़ रही है। इंटरनेशनल मार्केट में चाइना और अमेरिका का जो ट्रेड वार चल रहा है, उसका असर भी दुनिया पे आ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था जो है बहुत ज्यादा क्यों हल्ला मच रहा है, उसको आपको समझने की बहुत बड़ी जरूरत है। कोई विपक्ष का हल्ला नहीं है ये। आज आप देखेंगे हमारे जहां जो नौजवान है 20 से 29 साल के, वो 28% बेरोजगार है वर्तमान आंकड़ों के मुताबिक। ये देश के अभी CMI ने आंकड़े जारी किए हैं, जिसने खुद ने अब ये माना है कि पिछले साल में 1 करोड़ 10 लाख की बेरोजगारी बढ़ी है, जबकि वास्तविकता यह है कि 15 करोड़ लोग बेरोजगार हैं नौजवान, और 10 करोड़ सीजनल बेरोजगार होते हैं भारत में। जब लोगों के पास में पैसा नहीं आएगा ना, तो उनकी परचेजिंग पावर, भारत के अंदर अभी परचेजिंग पावर 3.1% हो गई है, जो गिर रही है, तेजी से गिरावट आ रही है। क्यों? 90% परिवारों की आमदनी सालाना 10,000 रुपए से नीचे है भारत में, ये समझने की जरूरत है। और हमारे किसान की आमदनी 6,500 रुपए के आसपास बनती है, तो खरीदेगा कौन? 10% लोग हैं जिनके पास पैसा है, जिनके पास रोटेशन के लिए आमदनी है, जो सरकारी कर्मचारी है, जो उद्योगपति है, चाहे वो अच्छे कमाने वाले लोग, IAS लॉबी मान लीजिए, RS लॉबी मान लीजिए, जिनको पैसा मासिक मिल जाता है। जैसा आपने कहा महंगाई भत्ता, तो महंगाई भत्ता तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये इंडस्ट्रीज में और यहां पर आता तय है। पिछले 9 महीने बाद में महंगाई भत्ता गवर्नमेंट देती है, जब महंगाई बढ़ चुकी होती है बाजार में, उसको रिकवर करने के लिए इंडेक्स पॉइंट दिया जाता है। वो ऑलरेडी खपत हो चुकी होती है, रुपए का जो है गिरावट हो चुकी होती है, रुपया गिर चुका होता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का रुपया बहुत तेजी से गिर रहा है। मोदी जी को पता है कि आज हमारे रुपए की परचेजिंग पावर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार गिर रही है। तो ये कोई ढिंढोरा थोड़ी पीट रहा है कोई, ये तो सरकार बात नहीं कर रही है, उसके उन्होंने जो उपाय किए वो भी गलत कर दिए। उन्होंने 1.45 लाख करोड़ रुपया उन लोगों को दे दिया जो बड़े पूंजीपति हैं, जो इकोनॉमी में केवल पूंछ के बराबर उनका योगदान है, जिनको पैसा दिया है। जिनका हाथी के बराबर योगदान है, उनको कुछ नहीं दिया उन्होंने। आम आदमी की, अभिजीत बनर्जी की जो अभी प्रधानमंत्री से मिल के आए, उनको कहा यार तुम बाहर ज्यादा मत बोलो, तुम्हारे बोलने से बहुत हड़कंप मच रहा है। तो उन्होंने पत्रकारों को कहा नहीं देखो मीडिया पे बहुत नजर लगी है, मैं अब कुछ नहीं कहूंगा भारत की स्थिति के बारे में। वो उनको भी दबाया गया एक तरह से प्रधानमंत्री ने मिलकर कि सच्चाई मत बताओ। भारत क्या हो रहा है, गरीब आदमी और गरीब होता जा रहा है। अमीर कुछ लोग हैं जिनके पास पैसे का सेंट्रलाइजेशन हो जा रहा है। जैसे अभी आपने कहा बैंकों का मुनाफा बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है? कि ब्याज की दरें लगातार घट आती है। मेरा खुद का ब्याज मैंने 5 साल पहले देखा, मेरा एक खाता है बैंक में, मुझे उस समय 3,000 रुपए मिले थे 5 साल पहले वो अमाउंट के ऊपर, अब मिले केवल 1,500 रुपए। तो मुनाफा तो बढ़ना ही बढ़ना है। मेरा कटौती हो रही है। आम आदमी जो बैंकों में पैसा डालता है, पोस्ट ऑफिस में पैसा डालता है, वो ब्याज दरें जो उनको मिलती थी तो बाजार में तो पैसा आता था। पहले रिटायरमेंट आदमी पोस्ट ऑफिस या बैंक में पैसा जमा करा के एक निश्चित आमदनी ले लेता था महीने की और अपना घर चला लेता था। आज संभव नहीं है, इस प्रतिक्रिया में आप नहीं कर सकते। आज हालत यह है कि अभिजीत बनर्जी ने क्या बोला है कि भारत में जो आप कुछ दे रहे हो उससे वो खाने का सामान नहीं खरीद पा रहा है, उसको रोटी और दाल और चावल का ही हिसाब नहीं बन पा रहा है, वो फ्रिज नहीं खरीद पाएगा, वो कार नहीं खरीद पाएगा। आज एक तरफ तो ये कह रहे थे साल लोग एनपीओ है, दूसरी तरफ इनकी सरकार कह रही कुछ नहीं लेंगे, हम कोई गारंटी नहीं लेंगे, आप तो लोन ले जाओ। फिर भी लोन कोई नहीं ले रहा है, क्यों? क्योंकि लोगों के पास रिटर्न करने की पावर खत्म कर दी है सरकार ने। आज मैं बैंक से जाके ले तो लूंगा, लेकिन करूंगा क्या? धंधा काय में लगाऊं? अभी जैसे ई कॉमर्स कंपनियां वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार के आधार पर काम करती है, वो मुनाफा कम करके काम करती है, लेकिन भारत एक बड़ा बाजार है। मेरा एक सवाल है, आपने कहा कि सरकार ने बंद कर दिए कि लोगों के अर्निंग रिसोर्सेज। हाँ बिल्कुल, सरकार का देखिए कोई हिडन एजेंडा तो है नहीं। नोटबंदी एजेंडा है सर सुनिए, नोटबंदी हुई, बाकायदा ओपन में है कि नोटबंदी की गई, वो बात अलग। कितना हुआ है सर? सुनिए एक बात, जीएसटी एक टाइम पीरियड के अनुसार लागू किया गया, तो कोई सरकार का ऐसा हिडन एजेंडा नहीं है, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि हम उसको फेस नहीं कर पा रहे? नहीं, फेस इसलिए नहीं कर पा रहे कि प्लान नहीं था कोई भारत के अंदर। आज आप देखो कि नोटबंदी के लिए रघुराम राजन ने मना किया था कि इससे देश की अर्थव्यवस्था डावाडोल होगी, और आप देखो फायदा क्या हुआ, 16,000 करोड़, कितना 96,000 करोड़ करीब उसके ले जाने में, हवाई जहाजों के जरिए पैसे ले जा रहे हैं, एयरफोर्स के जरिए ले जा रहे हैं, कितना लाखों करोड़ रुपया उसमें खर्च कर दिया, और निकला क्या? खोदा पहाड़ निकली चुहिया। 99.9% पैसा आ गया वापस। जो ये सोच रहे थे कि लाखों करोड़ रुपए ये उल्टा देश का नुकसान कर दिया, लाखों करोड़ का वो जो उसमें लगा खर्चा वो देश के ऊपर आ गया। आप देख रहे हैं सार्वजनिक उद्योगों को
ठप कर रहे हैं, बेच रहे हैं। इन्होंने 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का उन रिसोर्सेज को बंद करने का है। अभी जो है नौकरियां आप जो कह रहे हो ना कि कम नहीं हो रही, रेलवे में जो अभी नई ट्रेन चली है उसके वेतन कितना मिलेगा? जो परमानेंट कर्मचारी था 50-60 हजार रुपए लेता, आज उसको 10,000 रुपए वेतन मिलेगा। तो इनकम गिरेगी ना, बाजार के अंदर तो इनकम तो गिर रही है। आम आदमी की मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं जब एनबीसी में 1980 में काम करता था तब मजदूरों का वेतन होता था 1980 में जीडीपी का 12 से 15%, आज वो 1.2.5% है। तो आज आप देखो इनकम गिर रही है, देश बढ़ोतरी कर रहा होगा, लेकिन आम आदमी की जेब में जो पैसा जाना चाहिए था वो नहीं जा रहा। बाजार में कौन खरीदेगा? टाटा बिरला या डालमिया या अडानी अंबानी कितना कुछ खरीद लेंगे, इनके पास तो बहुत कुछ है, बना लिया इन्होंने, अटलांटिक का मकान बना लिया, बहुत सारे नौकर, 800 नौकर को रोजगार दे दिया, चलो ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे? ये नौकरियां छटनी कर रहे हैं लगातार। आज मारुति में छटनी हो रही है, आज स्टील 30% बाजार गिर गया। रियल एस्टेट बड़े बड़े करोड़ों रुपए अरबों रुपए का बाजार खड़ा हुआ है, बाजार में बिल्डिंगें बना के कोई खरीदने वाला ही नहीं है, उनका ब्याज नहीं निकल रहा है। उनकी हालत ये हो रही है, रियल एस्टेट में जिन्होंने पैसा दे दिया, ये कह रहे हैं बैंक का पैसा आ नहीं रहा है, रियल एस्टेट में जो पैसा लगा वो डूब रहा है और बुरी तरह से हालत खराब हो रही है। वो व्यापारी बेचारे मर रहे हैं, कहां से? रोटेशन ऑफ जो मनी है वो पूरा डूब चुका है। जो अंधाधुंध ये जो एफडीआई लाने की बात कर रहे थे, कितनी एफडीआई आ गई भारत के अंदर बताइए मेरे को? ये हर चीज में एफडीआई खोल दी, रेलवे में दे रहे हैं, इसको बेच रहे हैं। आज जो देश का प्रधानमंत्री, अगर अपने पिताजी ने जो संपत्तियां खरीद के बनाई हुई हो और उसका बेटा सब कुछ बेच रहा है, इसका मतलब देश है, उस घर की हालत अच्छी है। ये तो सब कुछ बेचने पे उतरे हुए हैं, पूरे देश को बेच देंगे ये तो, और हालत देश की और बदतर कर देंगे। कैसे बेच रहे? कैसे बेच रहे? आज आप एयर इंडिया को बेच रहे हैं, बीएसएनएल को बेच रहे हैं, और उसकी संपत्ति इतनी है। आप देखिए, सुनिए, आज उनके जो लोग बाहर जाएंगे ना, वो जो ट्रांसफर अगर अंबानी को देने की तैयारी चल रही है, अभी वित्त मंत्री ने, अरे भाई साहब, यूपीए गवर्नमेंट नहीं, आपकी गवर्नमेंट की ये हालत है, ये मोदी जी की हालत है। नहीं, आपने तो मंत्रालय खोला था, आप भूल गए क्या? अरुण शौरी, ये आपने खोला था मंत्रालय, अरुण शौरी इसके मंत्री थे स्पेशल, संपत्ति को बेचने के लिए अटल गया। बेचने में लग रहे हो, आप बीपीसीएल को बेच रहे हो, आप रेलवे को बेच रहे हो, आप एयर इंडिया को बेच रहे हो, कोई रेलवे में नहीं, कोयले को बेच रहे हो, प्राइवेट ट्रेन चल रही है तो उससे आप आम आदमी को फायदा हो रहा है। फायदा कहां से हो रहा है? 1600 रुपए किराया कर दिया भाई उसका, 600 की जगह 1600 रुपए। फ्लाइट के कंपैरिजन में अगर फ्लाइट का कंपैरिजन करोगे आप, शर्म आने की बात है, लोगों की इनकम गिर रही है और आप फ्लाइट कंपैरिजन कर रहे हो। उसको सुविधा मिल क्या सुविधा है? क्या सुविधा है? सुनिए, एक बात सुनिए, आपने बड़ी अच्छी बात कही है। आप तुलना कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति ट्रेन से जा रहा है दिल्ली या मुंबई जा रहा है, आप कहें कि हवाई जहाज से तो कम ही पैसा लग रहा है, बस में तो और भी कम लगेगा उसका पैसा। पैदल जाना है, पैदल चला जाए तो कुछ लगेगी ना आपके सामने, मोदी जी को पैदल ही चला जाए। आज अगर शर्मनाक उदाहरण है, शिकायत करेंगे तुरंत उसका हल होता है। आपने अगर आपको ट्रेन के अंदर परेशानी है, ट्विटर पे आप मैसेज डालिए, आपको तुरंत उसका हल होगा। पहले कुछ नहीं, सारी ट्रेनों को लेट कर रहे हो, तेजस के चक्कर में सारी ट्रेनें लेट हो रही है और ट्रेनों को रोका जा रहा है। मूल मुद्दे पे आएंगे, अपने को छोड़ो, उसके तो कोई देखिए बहुत सारे विषय हैं जिस पर चलेंगे। मैं लेकिन आपके पास में आना चाहूंगा। देखिए, सरकार ने अपनी ओर से अर्थव्यवस्था को मेंटेन करने के लिए 2014 में जब आप लोग आए थे, उस वक्त कहा तो ये गया था कि बिल्कुल गड्ढे भरने में वक्त लग रहा है, हालात बहुत बेकार है, अर्थव्यवस्था का बाजा बजा पड़ा है, और जो खासकर सामाजिक सेक्टर की जो चीजें हैं, चाहे वो पेंशन व्यवस्था हो या फूड सिक्योरिटी हो या नरेगा हो, उसको ये बात कहा गया था कि आज भी हिंदुस्तान गरीबी की उन चीजों के अंदर ही उलझ करके रहा है, इससे कैसे हमारे देश की तस्वीर बदलेगी। और पार्लियामेंट का मुझे वो सेशन अच्छे से ध्यान है कि जब प्रधानमंत्री जी जवाब दे रहे थे बहस का, तो तालियां पीट पीट करके नरेगा का उपवास उड़ा रहे थे वो। बिल्कुल सही बात। सर एक बात सुनिए तो सही। सर सुनिए पूरा, अरे सर एक बात सुनिए, ऑनलाइन पेमेंट आपको कुछ चीजें याद दिला रहा हूं, लेकिन स्टेप सारे उठाए। छोटी सी बात बता रहा हूं, अभी वर्तमान में नरेगा में रोजगार मांगने वालों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। चलिए सुनिए, बहुत बड़ा फैक्टर, अच्छी बात है। दूसरी बात, नहीं अच्छी नहीं, गांव से बेरोजगार जो लोग हैं, ये शहरों से वो गांव में जा रहे हैं। एक बार आप सुनिए तो सही, बहुत कम टाइम है मेरे पास में इस वक्त। मैं जो बात कहना चाह रहा हूं, ओपन हैंड थे, 30 साल बाद में इस देश को क्लियर मेजोरिटी के साथ में सरकार मिली,
1984 के बाद राजीव गांधी थे, उसके बाद में क्लियर मेजोरिटी नहीं मिली, एक मजबूत सरकार मिली, सबका विश्वास था, दुनिया में भी था कि चलिए कोई भी स्टेप उठाएंगे। और मैं तो कहता हूं कि जिसको बहुमत मिला किसी भी तरह से कोई भी स्टेप उठाइए, देश की तरक्की होनी चाहिए। नोटबंदी हुई हो, दो खेमे में हमारी विचारधारा बती हुई थी, कुछ लोग कह रहे थे कि अच्छा है, कुछ लोग कह रहे थे कि बेकार हो गया। जो परेशानी में वो बेकार है, जिसके लिए ठीक लग रहा है या विचारधारा से जुड़े हुए हैं वो डन। जीएसटी आए उसके कुछ दिन बाद ही, उसके बाद में जो स्टेप उठाने चाहिए थे सरकार को, एफडीआई जिसका आप लोग विरोध करते थे, लेकिन बाद में जब आप सत्ता में आए समझ में आए कि एफडीआई तो खोलना पड़ेगा, इसके बिना काम नहीं चलेगा, निवेशक आएगा नहीं, वो भी खोला आपने। विपक्ष ने बंद नहीं किया, आप लोगों ने तो देश को 3 बार बंद कराया था 1 साल के अंदर, फिर भी ठीक है। रिटेल में भी जो सेक्टर यूपीए नहीं लेकर के आ रही थी उसमें भी आपने एफडीआई ओपन कर दिया, राइट सर। उसके बाद में कहा यह जाता था कि बीएसएनएल के अंदर 60,000 करोड़ रुपए का एक फंड हुआ करता था, उस फंड का पता नहीं है, चलिए जो भी है उसका अपना वो रहा होगा, उसको बरबाद करने आज तक सरकार की ऐसे उलझ जाएंगे। रुके सर, सबको मालूम है, 10 बार इस पर चर्चा कर चुके। आरबीआई से 1,76,000 करोड़ रुपए विड्रॉ कर लिए, जिसपे मुझे लगता है कि मुझे मालूम नहीं है, मेरी कभी किसी से आरबीआई से बात भी नहीं, आरबीआई की दिल्ली की बिल्डिंग भी नहीं देखी मैंने तो, लेकिन चर्चा यह रही कि रघुराम राजन से पटरी इस वजह से नहीं पटी कि उसने मना किया था कि इमरजेंसी फंड को हम नहीं लेंगे। उर्जित पटेल जो मोदी साहब लेकर के आए थे, उनकी तरफ से डिनाई था, नहीं होगा। अब से शक्तिकांत दास उनको बैठा करके ये पैसा विड्रॉ किया गया। इकोनॉमिक्स से आईएएस ऑफिसर को, अर्थशास्त्रियों का यह कहना है कि वो ऐसा फंड था कि आजादी के बाद में कभी लेना नहीं पड़ा और आज हम ले रहे हैं। चलिए वो भी कोई बात नहीं, सरकार को देना, लेकिन सर उसके बावजूद भी मार्केट क्यों नहीं उठ पा रहा? हाँ बताइए आप। अब आप कह रहे हो कि साहब 1,76,000 करोड़ रुपए लिए, अगर पूरे वर्ल्ड के अंदर देखा जाए तो अमेरिका के अंदर ओनली 2.5% का रिजर्व है, जबकि अपने यहाँ पे 29% का रिजर्व है। चाइना के अंदर 1.9% का रिजर्व है, अपने यहाँ पे 29% का रिजर्व। बहुत अच्छी बात। मैं तो कहा ना सर, हर स्टॉक पे मैं तो कह रहा हूँ सरकार सोच समझ के उठा रहेगी, मैं से खारिज नहीं कर रहा। अरे उसकी इकोनॉमी कितनी रिस्की है वो तो देखो, के पास पैसा, भारत की इकोनॉमी कितनी और उनकी कितनी इकोनॉमी है? मोदी जी खाएंगे तो है नहीं, बिल्कुल नहीं। किसने कहा जाएगा? किसने कहा? तो फिर 70,000 करोड़ रुपए बैंकों को रिवलाइजेशन करने के लिए बैंकों को दिए, बाकी का जो पैसा वो डेवलपमेंट में तो लगेगा ना, आम आदमी के पास जा रहा है ना पैसा, वो जो रिजर्व में पड़ा हुआ है, जिसका कोई कैसे जा रहा है आम आदमी के पास में, ये बता दें थोड़ा सा। क्या बात है, डेवलपमेंट में पैसा लग रहा है? कहीं का डेवलपमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लग रहा है। कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हो? क्या बना रहे हो? पैसा नहीं आ रहा। इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए प्लीज अगर बोलेंगे आप वो उलझ जाएंगे, अभी पानी पीजिए आप। और मुझे तो एक चीज बताइए कि मार्केट में पैसा क्यों नहीं आ रहा? सुरेश गर्ग साहब, मार्केट में पैसा क्यों नहीं आ रहा? मैं कह रहा हूं मार्केट में इस तरह से पैसा आ रहा है कि जो भी है 70,000 करोड़ रुपए हमने बैंकों को दिए, तो बैंकों के पास में लिक्विडिटी आएगी। बिल्कुल लिक्विडिटी आएगी तो बैंक लोन देंगे, कर्जे से चुकाने का पैसा हो मेरे पास। चुकाने का पैसा जब 70,000 करोड़ रुपए बैंकों को दिए जाएंगे तो उसके 4 टाइम या 5 टाइम्स के अंदर उसके पास लिक्विडिटी आएगी और वो बैंक आम आदमी को या मिला के हमें इंतजार करना चाहिए अभी अच्छे समय का। तरीके से जो 1 लाख करोड़ वो कभी नहीं आएगा जी, कर्जदार बना रहे लोगों को। रेलवे के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, ये कहा जा सकता है इसका इफेक्ट आने में थोड़ा वक्त लग सकता है अभी। तो लगता ही है हर चीज के लिए, लेकिन सोचना चाहिए हमें। आप देखो विचार करना पड़ेगा। खराब नहीं है। अभी देखो इन्फोसिस एक दिन में 46,000 करोड़ डूब गया एक दिन में। कोई इंटेंशन खराब, इन्फोसिस डूब गई। आप देखो कल इनके राज में कोई भ्रष्टाचार को आरोप नहीं लगा सकते। बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? राफेल में खुद भ्रष्टाचार करा है। क्या बात कर रहे हो? जनता ने भ्रष्टाचार कितना बड़ा ज्यादा बड़ा है, जनता ने उसका जवाब भ्रष्टाचार कितना बड़ा है? और राहुल देश में भ्रष्टाचार पहले से बड़ा है, ये भी ध्यान रखो। राफेल के भ्रष्टाचार बहुत बड़ा देश में। जनता ने हमें अजय जी बैठे, एक बार जाए इनसे बात कर को देख लो कितना बड़ा है। सर सुनिए, मैं अजय जी एक बात जानना चाहता हूं आपसे। तमाम चीजें हैं, मोदी सरकार और ताकत के साथ में 2019 में आई, 5 साल पूरे करने के बाद में। अभी सुरेश गर्ग साहब जवाब दे रहे थे भंवर सिंह जी को, और ये केवल भंवर सिंह शेखावत को जवाब नहीं है, तमाम उन विरोधियों को भी जवाब है कि हम 282 से 303 पे पहुंचे, देश हमारे साथ में, हमने जो स्टेप उठाया वो बिल्कुल उसका स्वागत किया है। रिजल्ट तो यही बताते हैं। लेकिन 2 बातें, अर्थव्यवस्था और राष्ट्रवाद, यहां पे एक बड़ा बहस का विषय है। दोनों में आप किस तरह से देखते हैं इसमें? क्योंकि अर्थव्यवस्था मेरी पॉकेट, मेरा घर, उससे चलती है। राष्ट्रवाद
थोड़ा सा देशभक्ति की ओर, हम देशभक्ति के रस में उसमें डूबते हैं। इन दोनों को वास्तव में मैनेज कैसे करें? आज अगर अर्थव्यवस्था की बात आती है तो उसका जवाब हमारा राष्ट्रवाद होता है। आप कहिए कि नोटबंदी क्यों की गई थी सर, वो मकसद हल नहीं हो पाया, जैसे भंवर सिंह शेखावत सवाल करेंगे, तो सुरेश जी का जवाब था कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया हमने, 370 हटाए। मतलब ये उन्होंने कहा नहीं, लेकिन निर्मला जी सीतारमण का भी जवाब यही होता है। देखिए ये कैसे सेट होगा? इसको आपको समझना पड़ेगा कि हम जो अर्थव्यवस्था की चीजें हैं या डिसीजंस हैं, उनको राष्ट्रवाद से साथ में नहीं जोड़ सकते। आज हमको समझना पड़ेगा मंदी का दौर है, चाहे ग्लोबल मंदी है चाहे हिंदुस्तान में मंदी है, हमको उनको समझना पड़ेगा। लेकिन छोटे लोगों के लिए भी सरकार को सोचना पड़ेगा, और छोटे छोटे इंस्टांसेस, मैं आपको एक छोटा सा इंस्टांस कहता हूं। सरकार कहती है कैश में खर्चा मत करो, कैश रखो मत, सारा पैसा बैंक में रखो। बैंक अगर फेल हो जाता है तो सरकार कहती है हमारी जिम्मेदारी 1 लाख रुपए तक, उससे ऊपर की जिम्मेदारी नहीं। आज सरकार को करना क्या है? आज मेरे को लाइफ इंश्योरेंस खरीदना है तो मैं अगर 10 लाख का खरीदता हूं, अगर मेरे में ताकत है मैं 1 करोड़ का खरीद लेता हूं कि मेरे मरने के बाद मेरे परिवार को सुखी रहे, एक सेटिस्फेक्शन रहे। आज वो सरकार 1 लाख के इंश्योरेंस की जो लिमिट है उसको बढ़ा के 10 लाख रुपए कर दे तो लोगों में बैंकों के प्रति अपना कॉन्फिडेंस वापस आ जाएगा। एक छोटी छोटी सी बातें हैं। आज हम नोटबंदी की बात करते हैं कि पहले काला धन था, नकली नोट थे, ये थे। आज या कल की करंट न्यूज देखें, इस साल जो कैश सीजर हुआ है वो पिछले वर्ष की तुलना में 5 गुना हुआ। लेकिन साथ के साथ आपको ये सरकार को समझना पड़ेगा, अगर आप इसको नंबर्स को देखेंगे, इकोनॉमिक मिनिस्ट्री को देखेंगे, तो कोई भी चेंज ओवर पेन के साथ आता है। चेंज ओवर इंस्टेंट नहीं होता है। आज हम चेंज ओवर कर रहे हैं फ्रॉम अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ। आज जो जीएसटी है उसमें एक खामी ये रह गई कि जब जीएसटी कानून बनाया हमने विदेश को फॉलो कर लिया, लेकिन हमने स्मॉल और मीडियम सेक्टर को ध्यान में नहीं रखा। आज 2 साल बाद हमारे समझ में आया। एक स्टेप और उठाया सर। हाँ, लास्ट मंथ की बात है, शायद हम लोगों ने चर्चा भी की थी, उसमें कॉर्पोरेट टैक्स में राहत। मैं भूल गया इसमें आपकी बात एमएसएमई, क्योंकि आपने जब एमएसएमई का जिक्र किया है, कितना इंपैक्ट आएगा, तो या तो 2 बातें सर, अगर मेरी सैलरी या मेरे पैसा आ रहा है जेब के अंदर, तो अगर उसको मैं नीचे नहीं फैला रहा तो उस पैसे का कोई फायदा नहीं, या तो फिर इसका सीधा जाएगा कि कॉर्पोरेट सेक्टर में जो बड़े घराने उनको लाभ दे रहे हैं। उसकी जगह आप इसको दूसरे तरीके से समझिए कि सरकार ने रिजर्व बैंक से अभी जो बात आप कर रहे थे 1,76,000 करोड़ ली है और 1,45,000 करोड़ की कॉर्पोरेट टैक्स में रिबेट दे दी। तो जितना पैसा लिया उसका उसी साल में खाली कॉर्पोरेट टैक्स में बरोबर कर दिया। अगर वो रिबेट कॉर्पोरेट टैक्स की जगह पर्सनल इनकम टैक्स में दे दी जाती, एक आम आदमी खुश हो जाता। आम आदमी को लगता है कि उसने 5,000 रुपए, 2,000 रुपए, 50,000 रुपए अपना टैक्स बचाया, वो पैसा बाजार में जाता और एक गुड फीलिंग के साथ हमारी अर्थव्यवस्था चलती। आज एक परसेप्शन क्या हो रहा है कि जो भी टैक्स रिफॉर्म या जो भी रिफॉर्म अर्थव्यवस्था से लिंक्ड आ रहे हैं, उन सबका फायदा कॉर्पोरेट एंटिटीज को मिल रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। आज सरकार को भी अब इलेक्शन में ये समझ में आया, और आपने देखा सरकार इलेक्शन के बाद, क्योंकि उन्होंने जाकर जब फील ली तो ये पाया कि जो स्मॉल और मीडियम सेक्टर है सबसे ज्यादा सफर कर रहा है। धीरे धीरे उसको रिलीफ देना चालू किया, एमएसएमई पॉलिसी लाए, वहां पर उन्होंने पाबंद करी। अभी निर्मला सीतारमण जी ने डायरेक्शन दिए कि एमएसएमई सेक्टर के जितने भी सरकारी पेमेंट है वो दिवाली के पहले रिलीज हो जाने चाहिए। वो रिलीज हो जाने चाहिए। अक्टूबर तक का मेला लगा था, उसमें 87,000 करोड़ रुपए के लोन बांटे थे एमएसएमई सेक्टर के। तो रिटेल सेक्टर में बहुत देखिए, हमने पहले कहा सरकार अपने हिसाब से स्टेप उठा रही है, उसमें भरोसा करना चाहिए। लेकिन पे हमारा पूरा सर पहले दिन से, पहले बजट से मैं माफी चाहूंगा सर, पहले बजट से दुनिया में नहीं है। आज माननीय उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर साहब जेटली साहब, जब उनसे पूछा कि साहब मध्यम वर्ग जिसने आपको थंपिंग मेजोरिटी के साथ में वोट डाले थे उसको आपने कुछ नहीं दिया, तो उन्होंने कहा कि अपने हाल पे जिएगा वो। नहीं, लेकिन सब उसके बाद में भी आप बताओ उसके लिए कि उन्होंने पिछले 5 साल के अंदर जितनी रिबेट दी है, जो पहले 2 लाख रुपए की जो एग्जम्पशन, सर किस बात की रिबेट दी है, कहां रिबेट, कहां पे एग्जम्पशन जो है आपकी जो 80C की है 2014 के पहले 2014 उनपे जो रिबेट
आप उस चीज को देखिए। 2014 का मैनिफेस्टो देखो, टैक्स जो है उसमें लिखा था 5 लाख रुपए होना चाहिए। 30% से 25% कॉर्पोरेट टैक्स किया है। और आप आने वाले टाइम में देखो ना, अभी कॉर्पोरेट टैक्स पर नई जो इंडस्ट्री मैं ये नहीं कह रहा सर, मैं कॉर्पोरेट किसी को भी राहत मिलनी चाहिए। मैं तो एमएसएमई सेक्टर, जो सर सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है, आपका सबसे बड़ा एम्प्लॉयर एमएसएमई सेक्टर के अंदर काफी सारी सुविधाएं दे रखी है। सीजीटीएमएस स्कीम के अंदर हम विदाउट कोलेटरल 2 करोड़ रुपए तक की फंडिंग दे रही है। समय कम है, मेरे आखिरी जवाब मैं अजय जी से ले लूं। अजय जी, अभी जो गर्ग साहब बोल रहे हैं बिल्कुल सही है, बस केवल चेहरे बदल रहे हैं। एग्जैक्टली जो ये बोल रहे हैं, ये इसी प्रेस ब्रीफिंग में निर्मला जी बोल चुके हैं, पीयूष गोयल साहब बोल चुके हैं। मैं एक बात जानना चाहता हूं, या तो आज का बनिया, माफ करिएगा, कोई अदरवाइज ना ले, मतलब व्यापारी या तो उस पैसे पे कुंडलीदान लगा के बैठा हुआ है, या हमेशा एक धारणा बना ली कि मार्केट में कुछ भी नहीं है। बीजेपी और सरकार का लगातार इस बात का दावा है कि रिबेट दी हमने और माहौल को बनाने के लिए जो संभव हो सकता है हर कोशिश की, फिर माहौल बनकर नहीं पा रहा है। एमएसएमई कहता है कि हमें आज मार्केट टूट रहा है, हमारा वो स्थिति हमारी अच्छी नहीं है जो पहले थी। वजह क्या है इसकी? मैं बहुत आप देखिए, वजह क्या है कि आदमी में एक निराशा का माहौल इसलिए भी पैदा हो गया कि मंदी आ रही है, जो भी रिबेट्स आ रही है अगर आप देखेंगे तो कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए आ रही है। दूसरा है, आपने इस मंदी में व्यापारी को सपोर्ट देने की जगह टैक्स टेररिज्म को छोड़ दिया। आज चाहे जीएसटी एक्ट हो, चाहे इनकम टैक्स एक्ट हो, चाहे कंपनीज एक्ट हो, सब में क्रिमिनल प्रोविजंस लिया है। आप सोचिए, व्यापारी टैक्स दे रहा है, उसमें गलती हो गई, आप अरेस्ट के प्रोविजंस डाल रहे हैं। उनको पुलिस से ज्यादा बदतर ट्रीट किया जा रहा है, व्यापारी को एक आम अपराधी की तरह व्यापारी को ट्रीट किया जा रहा है। राज कहते हैं, जब इंस्पेक्टर राज नहीं, ये पुलिस राज, दंडा। अब उसके बाद जब उनको समझ आया तो अभी रिसेंटली कंपनीज एक्ट में उन्होंने चेंज करके 2/3 प्रोविजंस में पेनल्टियां घटाई, अरेस्ट के प्रोविजंस कम करने चालू करे। लेकिन एक जो माहौल बनता है वो बिगड़ जाता है। आज व्यापारी क्या है, वो एक्सपांशन नहीं करना चाहता। आज व्यापारी कहता है मेरा डर गए, क्योंकि उससे कहीं पर भी थोड़ी सी चूक हो जाए तो उसको अरेस्ट करके 13 बार रिटर्न अरेस्ट करके साल में करना पड़ रहा है। रिटर्न को छोड़ा था, अरेस्ट को करके डाल देंगे और उसके लिए असेसमेंट ऑर्डर की भी जरूरत नहीं है। मतलब आप जो सिद्ध बाद में होगा, अरेस्ट कर देंगे। एक व्यापारी की रेपुटेशन होती है, एक अरेस्ट या सर्वे। चलिए सर, मैं माफी चाहूंगा, ऐसी चीज मैं माफी चाहूंगा, समय कम है। खैर कुल मिला करके लबो अब यह है कि भारत बहुत मजबूत राष्ट्र है, उसकी अर्थव्यवस्था आज से नहीं सदियों से बहुत मजबूत रही है। स्थितियां थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती हैं, लेकिन वास्तव में मजबूती के साथ होगी। भरोसा रखिए कि जरूर स्थितियां बदलती हैं और ये पूरी दुनिया के सामने इस वक्त मंदी का दौर है, उससे भारत भी अछूता नहीं है। लेकिन सरकार से गुजारिश ऐसी है कि प्रैक्टिकली कुछ जो चीजें हैं जो वास्तव में जिसको लोग फेस कर रहे हैं, अगर उसको थोड़ा स्मूथ किया जाए तो जैसे कि अभी अजय जी ने कहा कि एक डर है, वो डर का माहौल निकलना चाहिए। डर होगा, आदमी खुला घूमेगा। आज बच्चे को लगता है कि कोई डर नहीं है, सामने से कोई सड़क पे व्हीकल नहीं आ रहा, वो घर में से दौड़ के भी निकलेगा। समझिए सुरेश गर्ग साहब, आप इस बात को पहुंचाइए ऊपर तक। सबसे ज्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट, अर्थशास्त्री भाजपा के साथ में, भाजपा में। तो मुझे लगता है कि प्रैक्टिकल चीजों को आप लोग जरूर शेयर करते होंगे और करिए, ताकि जो स्थितियां जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं हम करें कि हिंदुस्तान की खुशहाली पे चर्चा। लेकिन मुझे भरोसा है स्थितियां बदलेंगी, हालात वापस होंगे। अगर कहीं पे भी कुछ चीजें हैं वो जरूर दुरुस्त होंगी, क्योंकि भारत का व्यापारी, भारत का मजदूर, भारत का नागरिक, उसकी विल पावर बहुत मजबूत है। सरकारों का स्टेप है, वो एक राइडर है, उससे भी निजात पा लेते हैं और अपने स्तर से खड़े हो जाते हैं। मेरे से बेहतर आप जरूर समझते हैं इसको। और चलिए आप त्योहार को एंजॉय करिए और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।